सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सहयोग करें। अपने को ये एमेच्योर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। पंकज मित्तल जी की यह विशेषता है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो लगभग 100 वर्ष पुरानी संस्था है, उसमें दूसरी महिला महासचिव ये हैं, कुलपति रही हैं, प्रथम नियमित कुलपति हम कहें, फुल ब्राइट स्कॉलर हैं। 7000 बालिकाओं का यह गुरुकुल था जिसको विश्वविद्यालय के रूप में आपने परिणत किया। विश्वविद्यालय के शोध छात्र उद्भव सिंह जी। हर एक अंक एक विशेष विषय पर, थीम पर केंद्रित होता है और उस पर आधारित संदर्भ युक्त आलेख इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। बस एक वो शायरी याद आती है कि तुम्हारा शहर तुम ही मुद्दई, तुम्हारी अदालत, मुझे मालूम है मेरा कसूर निकलेगा। लेकिन उस अदालत में कसूर निकल सकता है, वास्तव में वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। न्याय तो सार्वभौम है। तो जो सार्वभौम सत्य है, जो सार्वभौम चीजें हैं, उसकी ओर हमें देखना है और हमारे मौलिक ज्ञान के प्रकाश से, हमारी परंपरा के ज्ञान से जो चीजें आई है उसके रास्ते पर चलकर हम कैसे अपनी धारणाओं की स्थापना कर सकते हैं, इसके लिए यह विमर्श है। जिन विषयों की चर्चा डॉक्टर साहब ने की, विश्व बैंक से लेकर के आज तक के जो मानक, जो संरचनाएं स्थापित हैं, अगर उनका तोड़ निकालना है, उनमें बदलाव चाहिए, हमें उसमें स्थान लेना है, तो यह नीतिगत कार्यों में हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता। हमारा सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर पंकज मित्तल शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखती हैं और यह भी अद्भुत संयोग है कि शिक्षा में नारी शक्ति की सशक्तता को भी रेखांकित करती हैं, क्योंकि भारत में संपूर्ण महिला विश्वविद्यालय की अवधारणा यह शायद नहीं हो। उस एक संपूर्ण महिला विश्वविद्यालय है भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय जी। आप उसकी प्रथम वीसी रही हैं। भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ इसकी दूसरी महिला महासचिव हैं और यह 100 साल पुरानी संस्था है। उसके इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है। आपने अनेक देशों में भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ उनके विश्वविद्यालयों के तालमेल पर काम किया है। उन देशों की यात्रा इस आदान प्रदान विनिमय के लिए की है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके अनुभव से हमारा यह आज की हमारी सभा आलोकित हो। Armies never marched out of India. Ideas always marched out of India. इंडिया से आइडियाज मार्च करते हैं बाहर, वहाँ की आर्मी। और हम ये भी कहते थे कि हम शस्त्रों से लड़ाई नहीं करते हैं, हम शास्त्रों से लड़ाई करते हैं। तो हमारे शास्त्र हमारे लिए सर्वोपरि हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी सुबह से मैं सुन रही हूँ, सब लोग बड़े ओजस्वी भाषण हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साहित्यिक गोष्ठी हो रही है। अनंत वर्धन जी ने जिस तरह से बात करे थे, मुझे लग रहा था मैं क्या बोलूँगी, ये तो इस तरह से मुझे बोलना आता ही नहीं है। और फिर शुरू में जब शैलेंद्र जी ने कहा कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि इस पे सब वक्ता बोलेंगे, तो मैंने कहा एजुकेशन का नाम नहीं आ रहा, पर लकीली लास्ट में उन्होंने एजुकेशन बोल दिया, तो मैंने कहा चलो मेरे पास बोलने का थोड़ा सा मौका मिल गया। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, बात वही उन्होंने भी कहा कि कोरोना से बात शुरू हो रही है कि कोरोना के पहले और बाद में क्या बदलाव है। हिस्ट्री की मैं कभी स्टूडेंट नहीं रही हूँ और हिस्ट्री मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, क्योंकि हिस्ट्री में तो आप लोग कभी बोर ही होते थे कि हाँ हिस्ट्री का पेपर बड़ा मुश्किल लगता था। पर सभी लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो एक 100 साल पहले का वाक़या याद आ रहा है कि 100 साल पहले करीब 1905 में
एजुकेशन की हूँ तो एजुकेशन की ही बात करूँगी और सरल भाषा में करूँगी, क्योंकि भारी भरकम भाषा मुझे आती भी नहीं है। तो 1905 में आइंस्टाइन ने अपने शिष्य, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनको एक क्वेश्चन पेपर दिया सॉल्व करने को। तो जब वो क्वेश्चन पेपर उनके टीचिंग असिस्टेंट ने देखा तो वो घबरा गया और वो दौड़ के वापस गया आइंस्टाइन के पास कि सर कोई गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आइंस्टाइन ने कहा क्या हुआ? कहते सर मिस्टेक, ब्लंडर हो गया। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा सर इन्हीं बच्चों को यही पेपर आपने पिछले साल भी दिया था और सेम पेपर फिर से दे रहे हो, तो गलती हो गई है, बच्चों को तो पेपर पहले से ही पता होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा क्वेश्चन सेम है पर आंसर्स डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि 1904 में आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश किए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ब्राउनिंग क्वेश्चन, ये 4 पेपर पब्लिश किए थे विच चेंज द वेरी पैराडाइम ऑफ फिजिक्स एजुकेशन। और टोटल फिजिक्स एजुकेशन बिल्कुल बदल गया था। वो जानना चाहते थे कि हमारे बच्चों ने ये जो मेरे 4 पेपर हैं पढ़े कि नहीं, उनको आत्मसात किया कि नहीं, और जिससे कि उनको पता चले कि मेरे बच्चे कितने सॉर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी या कितना वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने वो कहा क्वेश्चंस आर द सेम बट द आंसर्स आर डिफरेंट। सिमिलरली एजुकेशन में, अब 100 साल पहले की बात करी थी, आप आज की बात कर रही हूँ। कोरोना से पहले और कोरोना से बाद एनईपी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले और उसके बाद क्वेश्चन सेम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को असेस करना है, पर आंसर सब बदल गए। क्योंकि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को असेस करना है, बिल्कुल डिफरेंट। कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, जैसे क्या पढ़ाना पे बात करते हैं कि अभी तक जो भी हम पढ़ा रहे थे नॉर्मली सिलेबस था उसको पढ़ाते थे, और ये बार बार कहा जाता था कि इवन इन प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स अनएम्प्लॉयबिलिटी, मतलब 78% ऑफ आवर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। अब अनएम्प्लॉयमेंट को तो हैंडल कर ले, अनएम्प्लॉयबिलिटी को कैसे हैंडल करें? अगर वो अनएम्प्लॉयबल है, एम्प्लॉयमेंट के लायक ही नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर ये हुआ कि जी एक फिनिशिंग स्कूल्स होंगे, और फिनिशिंग स्कूल से बच्चों को जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो ऐसे उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लायक होंगे। तो अब फिनिश्ड प्रोडक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल का करेंगे, क्योंकि क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है टोटली बदलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई ये पूछे ना कि बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 का किसको देना चाहिए, तो मुझे लगता है कोरोना को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यूजीसी से रही हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी यूजीसी में बीती है। हम बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हमारे टीचर्स भी, हमारे स्टूडेंट्स भी, पर नहीं कर पा रहे थे। मतलब इतना स्लो एडॉप्शन और एडेप्शन था टेक्नोलॉजी का कि हम खुद चिंतित थे कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, क्योंकि बाहर के देशों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, हमारे देश में नहीं हो रही थी। पर कोरोना ने दिखाया कि कैसे ओवरनाइट, मतलब जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद हुए और हमें लगा कि हम पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, तो देखा कि हमारे टीचर्स ओवरनाइट ही ऑनलाइन पढ़ाने लगे और हमारे बच्चे ओवरनाइट ही ऑनलाइन सीखने लगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बेस्ट टीचर अवार्ड कोरोना को जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरीके से विदेशी लोग कर रहे थे और हम नहीं कर रहे थे, उसका बिल्कुल ये जो अंतर था ना, वो कोरोना ने खत्म कर दिया। एजुकेशन की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पर यही डाइवर्सिटी की बात, यही डिजिटल डिवाइड की बात जब हम इंटरनेशनल फोरम्स पे करते हैं तो हम पाते हैं कि अमेरिका में भी डिजिटल डिवाइड है, यूके में भी है, यूरोप में भी है, सब देशों में है। हमें लगता है कि शायद वहाँ सब लोग बड़े अमीर हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसलिए वो डिजिटल डिवाइड सब जगह है। पर हाँ, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद बिल्कुल बदल गया। कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाने में, जैसे अभी तक तो लेक्चर मेथड यूज़ होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है, पर जब हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, और मुझे अब मतलब लोगों ने ये भी माना कि ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो रीच ज़्यादा हो जाती है, बच्चे के पास कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन रहेगा, फेस टू फेस भी रहेगा, ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन फ्यूचर बन जाएगा। और जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की बात करते हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही है। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल मतलब हमारे देश में जब हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे घर पे जाके मनन करते हैं। विदेशों में क्या होता है कि बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और क्लास में मनन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शुरू में ही ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट मटेरियल दिया जाता है, वो बच्चे घर से पढ़ के आते हैं, और क्लास में क्या होता है डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, इस तरह की बात, जिससे कि डेवलपमेंट, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो जब ये कोरोना आया तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की मदद से ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, यूजीसी में मैंने खुद ईपीजी पाठशाला एक प्रोग्राम में काम किया जिसमें हमने करीब 25,000 मॉड्यूल्स तैयार किए पीजी कोर्सेज के। इसी तरह सीईसी एक और हमारा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, उसने तैयार किए करीब 25,000 मॉड्यूल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के, जो कि करिकुलम बेस्ड थे, पर कोई उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा था। स्वयं हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो इंडिया मूक्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें मूक्स कोर्सेज, जो कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, वो दिए जाते हैं। बहुत कम इस्तेमाल था। ओवरनाइट कोरोना में सारे के सारे तो जो ईपीजी पाठशाला के करिकुलम से वो यूज़ होने लग गए। जितने भी मॉड्यूल्स थे सब बच्चों ने इस्तेमाल किए, सब टीचर्स ने उनके लिंक्स दिए, और स्वयं में इतने सारे मूक्स कोर्सेज बच्चों ने करने शुरू किए कि जो यूजीसी ने पहले ये कहा था कि 20%, मतलब रेगुलर कोर्सेज में 20% कोर्सेज मूक्स के हो सकते हैं, हमें कोरोना के दौरान उसको 20 से 40% करना पड़ा कि 40% कोर्सेज अब मूक्स के द्वारा हो सके। तो ये इंडिया के स्वयं में खाली इंडिया के बच्चे नहीं आ रहे थे, बाहर के देशों के बच्चे भी आ रहे थे। इतनी हमारे पास इंक्वायरीज आई, और जो हमने हिट्स देखे स्वयं प्रोग्राम पे, स्वयं प्लेटफॉर्म पे, उसमें बाहर के बच्चे बहुत सारे आ रहे थे। वो आत्मसात किया कि नहीं, और उसको पास करके नंबर दे के हम कहते हैं कि हाँ बच्चे ने समझ लिया। पर वो 3 घंटे का एग्जामिनेशन इतना बड़ा चैलेंज बन गया कोरोना के टाइम पे। ना हम ऑफलाइन कर पा रहे कोरोना की वजह से, ना हम ऑनलाइन कर पा रहे डिजिटल डिवाइड की वजह से कि प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, बच्चे के पास इवन मतलब खाली टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, एक अलग कमरा जहाँ पे बैठ के वो काम करे, वो कमरा भी उपलब्ध होगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि जो प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन होता है, डिजिटल एग्जामिनेशन, जरा सा भी आवाज़ है, मतलब आप बच्चा अंदर एग्जाम ले रहा है, बाहर अगर एक प्लेट नीचे गिर गई तो पेपर कैंसिल की, तुमने नकल मारा है क्योंकि आवाज़ आ गई। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को आई। तो तब ये भी सोचा गया कि क्या ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन सही तरीका है बच्चों को असेस करने का, और ये पाया गया कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए एनईपी में भी ये रिकमेंड किया गया कि बच्चे को थ्रू आउट द सेमेस्टर कंटिन्यूअस असेसमेंट के थ्रू एवेल्युएट करना चाहिए, और खाली एक पेपर नहीं, मल्टीपल मेथड, प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू बच्चों को असेस एंड इवेल्युएट करना चाहिए। तो मेरे को ये लगता है कि एजुकेशन के जगत में सब कुछ ही, मतलब चाहे वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो प्लेसमेंट्स हो, सब में टेक्नोलॉजी का इतना तेज़ी से बदलाव आया। किस तरह से प्लेटफॉर्म्स आए, आपने देखा कि जूम प्लेटफॉर्म है, टीम प्लेटफॉर्म है, गूगल मीट है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स इसीलिए आए क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। और मेरे विचार से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोरोना ख़त्म होने के बाद भी रुकेगा नहीं, इस तरह ही रहेगा। और जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हम लोग लेना चाहते थे हम लेते रहेंगे। तो एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये लगा कि कोरोना में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख लिया, टेक्नोलॉजी की महत्ता समझ ली कि हाँ कितनी इम्पॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी, और उसको कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की बेहतरी के लिए। तो इट वॉज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। और मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वर्ल्ड ऑर्डर से इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि एक समय ऐसा था जब क्रिश्चियनिटी में भी साइक्लिक टाइम में यूज होता था। हम सभी जानते हैं कि व्हाट मेक्स सनातन धर्म या धर्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फेथ या अब्राहमिक फेथ इज द टाइम स्केल। उनका टाइम स्केल लीनियर होता है और हम यहाँ पे साइक्लिक टाइम की बात करते हैं। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी के इतिहास को खोल करके देखेंगे तो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड ओरिगन, उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। ओरिगन 2nd सेंचुरी के आसपास, 2nd या 3rd सेंचुरी के आसपास के रहने वाले थे। उन्होंने साइक्लिक टाइम प्रपोज किया और बोला कि ये हमारा टाइम फ्रेम रहेगा, इसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन 6th सेंचुरी इज द पीरियड जहाँ पे इस्लाम पनप रहा है या फिर ओरिगन क्रिश्चियनिटी इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है या एक नया फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी निकल रहा है। उस समय जो राजा है जस्टिनियन, उन्होंने टाइम स्केल में फेरबदल की। उसका कारण ये था, ही वॉज इन लव विद अ गर्ल नेम्ड थियोडोरा। थियोडोरा वॉज अ प्रोस्टिट्यूट और उस समय रोमन लॉ के हिसाब से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। और साइक्लिक टाइम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो जिस पर्सपेक्टिव में देख रहे थे, अगर वो उनसे शादी होती तो इट वुड हैव बीन नॉट अ परफेक्ट कर्म संस्कार, तो टाइम के स्केल को चेंज करना था। तो ऑगस्टिन ने एक नए टाइम के लिए डॉक्ट्रिन लिखी और वो जो नई डॉक्ट्रिन आई
उसको चर्च ने अडॉप्ट किया बहुत ओपनली, क्योंकि ये रियलाइज हो, ऑगस्टिन की ये दलील थी, चलो जस्टिनियन की शादी हो रही है तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम लीनियर हो जाती है तो वी विल गेट अ लॉट ऑफ ईज टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हो तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज दैट इज द वे द वेस्टर्न रिलीजन्स वर्क। अगर आपने इस रिलीजन को फॉलो करे, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा। सो इस साइक्लिक टाइम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। डिस्कसिंग सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इट इज वेरी वेल इलैबोरेटेड एंड डिस्कस्ड। भारत का ट्रेड रोम से इतना गहरा था कि रोम सोना देते थे पागल हो गया, और इनफैक्ट एट टाइम दे बिकम बैंकरप्ट, so much such was the condition, that's why they had to debase the coin। और उसके वजह से कई बार बहुत सारे काउंटरफिट कॉइन्स भी आ गए, क्योंकि आपने कॉइन को डिबेस कर दिया, गोल्ड की क्वांटिटी उससे घटा दी, तो उसको काउंटरफिट कॉइन्स बनाने बड़े आसान हो जाते हैं। तो आज भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि काउंटरफिटेड कॉइन्स हैं। वी वर ट्रेडिंग फार ऑफ टिल द रोम, वी वर ट्रेडिंग फार ऑफ टिल मेलुहा का जिक्र किया आनंद जी ने, डेफिनेटली मेलुहा इज अ इंस्टेंस व्हिच हैज बीन स्पोकन अबाउट। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भारत पूरी तरह स्प्रेड आउट हो चुका था, और भारत कहीं पे एक्सपेंशनिज्म में बिलीव नहीं कर रहा था। वी वर एक्सपैंडिंग। अगर सिंगापुर का नाम सिंहपुरा आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर सॉफ्ट पावर, नॉट बिकॉज हमने जाकर के उनके गर्दन पर तलवार रखी और बोला कि हमारे सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम चाइना को देखने की कोशिश करेंगे, चाइना बड़ा ही क्यूरियस केस है। एक फिनोमेनन है जिसको बोलते हैं ज़ांजिया, या पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट TXANIA, दिस अ कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे में भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ द पिरामिड वर्क्स, उनके पास भी एक तांजिया का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में द एम्परर इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड, ही इज सपोज्ड टू रूल द वर्ल्ड। तो आप अभी भी सिर्फ, हालांकि विकिपीडिया काफी मैनिपुलेटेड होता है, लेकिन फिर भी अभी भी विकिपीडिया में आप अगर खोल करके चाइना के एक्सपेंशन को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने मैप को एक्सपैंड किया है सेकेंड सेंचुरी से लेकर के अभी तक, देयर मैप केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग। माओ के जो डिफरेंसेस आए थे यूएसएसआर में, जो लेनिन और मार्क्स के आइडियाज थे, उन डिफरेंस का कारण उनका तांजिया का आइडिया ही था, क्योंकि देयर आइडिया वाज नॉट ग्लोबल दैट वे, देयर आइडिया वाज ग्लोबल इन सम अदर वे। माओ को एक्सपेंशनिज्म चाहिए था विद द आइडिया ऑफ द चाइनीज आइडेंटिटी, that made Mao much more different from the communism what USSR या बाकी के लोग फॉलो कर रहे थे। अब माओ की कम्युनिज्म को अगर हम देखेंगे तो माओ पावर में भी आता है, इट कम्स विद द पावर बिकॉज ऑफ द पीपल्स फोर्स अगेंस्ट द इंपीरियलिस्टिक पावर। उसको पीजेंट का सपोर्ट मिलता है, और उस समय तक उसने कम्युनिज्म की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है। when he is getting into the power, he is trying to get complete support of the local people। और कम्युनिज्म की बात 1955 से 60 के बाद पहली बार माओ के थ्रू होना शुरू होता है, उससे पहले कम्युनिज्म की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो माओ ने अपने एक छत्र राज्य को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए पहले लोगों का सपोर्ट लिया, लोगों के साथ बढ़ करके आगे बढ़ा, नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई। इनफैक्ट जो सीसीपी थी, नेशनलिज्म की भावना से पूरी तरह से ओतप्रोत थी। इट वाज नॉट लाइक द कम्युनिज्म व्हाट हैज बीन टॉट टू अस, जिस तरह से उसको दिखाया जाता है। चाइना की कम्युनिज्म काफी अलग थी, और इसके साथ तो वो एक्सपैंड करते गए, एक्सपेंशनिज्म उनका बढ़ा, एंड देन दे केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट, जिसमें तिब्बत हैड टू बी अ वेरी एसेंशियल पार्ट, और उसको वो जाने नहीं दे सकते थे। And it was very strategic because of course they wanted to expand, and तिब्बत को expand करने के बाद it became a free pass towards India, so they always wanted to control it। डिजाइनिंग करता हूँ, अर्बन डिजाइन करता हूँ। नमामि गंगे के प्रयागराज के स्ट्रेच पे मैंने 30 किलोमीटर के स्ट्रेच पे काम करा था। इस पूरे जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं कम्युनिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे लाइफ में, और कम्युनिज्म के इम्पैक्ट के वजह से एक चीज मैंने सीखी, वो ये थी कि किसी भी चीज को बड़े स्केप्टिक के नजर से देखना शुरू कर दो। कोई भी चीज जब आपके सामने रखी जाती है तो पहले सवाल करो कि भाई ये है तो है क्यों। अभी कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो एक मेरा सवाल सबके लिए रहेगा कि ये कौन सा ईयर है, मतलब कौन सा ईयर है, आप क्या बताएंगे इसको, व्हाट ईयर इट इज, क्या नाम, आपका जवाब क्या होगा? आप बोल सकते हैं जवाब, मुझे पता है ऑब्वियस आंसर, बट ये क्या जवाब है, नंबर क्या है? 2021। ये 2021 क्या है?
क्या है ये, मतलब कुछ तो नंबर होगा। ये 2020 जैसे मेरा जन्म 1988 वो 88 में, किसी का जन्म, तो व्हाट इज दैट मेजर, वो मेजर क्या है, हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं? दैट इज अ वर्ल्ड ऑर्डर फॉर यू। ये क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर दिया गया है। दूसरा परिप्रेक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, अभी रिसेंट समय में हम दिवाली के दौर से गुजरे, कि काफी लाइट करके मैं शुरू कर रहा हूँ, आपका आगे और डिटेल में जाऊंगा। तो हमने देखा कि हम सबको पता है कि दुबई के पास तेल की कमी हो रही है, दिवाली के क्रैकर बैन थे भारत में, दुबई ने क्या किया, दिवाली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, भारतीयों को इनवाइट किया विद अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस उस तरह से आते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कोविड के दौरान, एक और नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। आज भी जब मैं विदेशी क्लाइंट से मिलता हूं, आज भी वो मुझे नमस्ते कर रहे हैं। हमने एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया, हम लोगों ने एक अपने आइडिया को उनके सामने रख दिया। आज वो जब भी मुझसे हमसे मिलते हैं या आपसे मिल रहे हैं, वो नमस्ते कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो सॉफ्ट पावर है उन तक पहुंच गया किसी भी माध्यम से। जब ये सब हो रहा था, इसके बीच में कुछ नंबर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो बड़े जरूरी है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड में आपको लेके जाऊंगा, मैं कहाँ से इसको रिलेट कर रहा हूँ। कल तक का हमारा अचीवमेंट था कि तकरीबन 137 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके थे, और वर्ल्ड पॉपुलेशन नंबर्स के हिसाब से 775 करोड़ है। इसका मतलब तकरीबन 18% लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट कर दिया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे के समय में हम अपने सॉफ्ट पावर्स को और भी ज़्यादा एक्सपांड कर पाएंगे। जितना हम सॉफ्ट पावर्स को एक्सपांड करेंगे, उतना ये नहीं सिर्फ भारत के हित में है, बल्कि ये पूरे विश्व के हित में जाने वाला है। क्योंकि पूरे विश्व का जो ऑर्डर है, जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन करना शुरू किया 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि आज आप जितने भी पंथ समाज जितने भी देख रहे हैं, सब कुछ पनपे बिकॉज ऑफ दैट बैटल ऑफ 10 किंग्स। हर किसी का रूट यहाँ से ही आ रहा है। और इनफैक्ट जो आउट ऑफ अफ्रीका थियरी है, विच माइट बी चैलेंज इन सम डे, आउट ऑफ अफ्रीका थियरी के हिसाब से भी तकरीबन 75,000 साल पहले द फेज ऑफ माइग्रेशन हैपेंड। द ब्लैक सी को क्रॉस करके लोग आए, एक वेव ऊपर की ओर गया, एक वेव सदर्न इंडिया की तरफ आया, और द पीपलिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया। और कहीं ना कहीं ऋग्वेद goes in very much sync with that theory of the population starting first in India. वास्तु शास्त्र में वापस जा रहे हैं, the importance of sunlight has been understood very well. The concept of the courtyards is coming back into the design. लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि अब वो घर में रह करके ज़्यादा काम कर रहे हैं, so they are understanding the essence of what our वास्तु शास्त्र meant, what our traditional building of the houses meant, and it is really coming back to the design. और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो जिसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए कि काशी विश्वनाथ इज अ ग्रेट अर्बन डिजाइन प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से। और उसने उस प्रोजेक्ट ने ये करा कि आज जब पैंडेमिक के बीच में भी काशी विश्वनाथ बिकम अ ग्रेट सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट एट अ ग्लोबल फोरम। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। और यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े ट्रेडिशन को रिस्टोर किया, और वो ट्रेडिशन था गंगा माँ का भगवान मंदिर के द्वार से कनेक्टिविटी। दैट वाज अ बिग चैलेंज टू बी डन। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए हैं कि हमने ये उथल पुथल कर दिया, ये वो कर दिया, बट वहाँ का जो सबसे सेंट्रल एसेंस था उस जगह का, जिसको मैं काशित्व बुलाता हूँ, वो था मंदिर के द्वार का कनेक्टिविटी विद द गंगा। अभी आप सारे घाट से आकर के द्वार से बिल्कुल कनेक्टेड हो सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का या फिर रादर स्टेट का पुश फॉर द आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशनल वैल्यूज थ्रू द अर्बन डिजाइन इज एक्सटेंसिव। और जहाँ पे भी, जैसे विंस्टन चर्चिल को मैं उतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन विंस्टन चर्चिल को मैं हमेशा एक बात के लिए कोट करता हूँ कि फर्स्ट वी शेप आवर बिल्डिंग्स एंड देन दे शेप अस। ये बड़ी सच्ची कहानी है, और इसको मैंने अपने थीसिस में भी एक्सप्लोर किया था। मेरे थीसिस का सब्जेक्ट था रोल ऑफ अप्लाइड ज्योमेट्री इन डिराइविंग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया था कि बिल्डिंग कैसे साइकोलॉजिकली आपको चेंज करता है। कई बार आपने ये नहीं आभास किया है कि आप किसी बिल्डिंग के सामने से 10 साल 15 साल गुजर रहे हैं और ये आपके पूरे थॉट प्रोसेस को इफेक्ट कर चुका है। तो ये सिविलाइजेशनल इथॉस के साथ कनेक्ट करके जो हम आर्किटेक्चर और अर्बन डिजाइन को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कंटेक्स्ट क्रिएट करेगा आगे के काम करने के लिए। एंड आई सी अ वेरी ग्रेट फ्यूचर फॉर द आर्किटेक्चरल वर्क्स प्रोवाइडेड वी स्टिक टू आवर रूट्स एंड वी understand what the world order has to be. Thank you.
भीड़ इतना महत्वपूर्ण है कि जब ये सभा समाप्त होगी तो आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी, क्योंकि हम विश्व को जिस स्वरूप में देख रहे हैं उसमें अपनी अपेक्षानुसार परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये जो विश्व की व्यवस्था है वो हमारी आवश्यकता, हमारी अपेक्षा या हमारा चिंतन, स्वभाव, संस्कार, धर्म के अनुरूप नहीं है। तो मुझे समय मिला है 10 मिनट का और विषय प्रवेश की बात मुझे करनी है, जो मेरे काम को थोड़ा आसान कर देती है, क्योंकि मुझे अधिक इस विषय में अंदर नहीं जाना है। लेकिन मैं कुछ विषयों को उठाऊंगा और मैं आशा करूंगा कि बाद के जो वक्ता हैं वो उन विषयों को, उन बिंदुओं को छुएं और थोड़ा बहुत विस्तार से बताएं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही जटिल विषय है। एक दिन की एक सभा करके हम इसका की इतिश्री नहीं कर सकते, काफ़ी चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है पिछले 100-150 साल से, उसको बदल देना, अपने अनुरूप बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इनकी बदौलत आप मानते हैं कि विश्व की व्यवस्था बरकरार है या कायम है। अब आप देखिए कि ये चारों बनाए किस लिए गए। एक उदाहरण आपको दूंगा, आपको हंसी आएगी कि एक विद्वान इंग्लैंड के थे, उन्होंने बताया कि जब युद्ध चल ही रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो एक और मित्र राष्ट्र थे जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहा रहा था उस समय, और इंग्लैंड का जो चर्चिल है उसने उसी समय फोन किया कि भाई हम जो एक बना रहे हैं उसका क्या नाम होगा। तो उसका कोई आदमी था, उसने दरवाजा खटखटाया, पूछा कि चर्चिल का फोन आया, आप बताइए उसका नाम क्या होगा। वो बाथरूम से बोला यूनाइटेड रखो, वो यूनाइटेड नेशन नाम हो गया। तो आप इसका अभिप्राय समझिए क्या मतलब है, मैं और तुम यूनाइटेड, क्योंकि वो मित्र राष्ट्र थे इसलिए उनका नाम ही रख दिया यूनाइटेड। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए, यूनाइटेड नेशन का गठन इसलिए हुआ था कि वो मित्र राष्ट्रों का बनाया हुआ एक संगठन था। इसीलिए जापान इतना महत्वपूर्ण देश था, उसको स्थान नहीं मिला, जर्मनी को नहीं बैठने दिया उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे चले आइए। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। उसका पुराना नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन किसका? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त हुए यूरोपीय देशों को खड़ा करने के लिए, जिसका दूसरा नाम था मार्शल प्लान। उसमें कहीं भारत नहीं था, कहीं अफ्रीकी देश नहीं थे, कहीं लैटिन अमेरिका नहीं था। जब उन्होंने यूरोप को बना लिया तो मीटिंग हुई वर्ल्ड बैंक में कि हमारा काम तो खत्म हो गया, हम क्या करें। कहा कि नहीं, एक शब्द बचा हुआ है, तुम्हारे नाम क्या लगा हुआ, डेवलपमेंट। अब प्रश्न यह किसका डेवलपमेंट, हम तो डेवलप्ड हैं। बोला आप गरीबों का। तो आप अभिप्राय देखिए, जो संस्था बनी थी उनके लिए, उसको इन्होंने कर्ज देने की बात कर दी, गरीबों को कर्ज देते। कर्ज कैसे देते हैं मैं आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड बैंक जो संस्था है वो चलती है एक तरीके से, जिस तरीके का नाम है, जिसका शेयर जितना अर्थव्यवस्था में है हिस्सा, उसके हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व मिलता है। भारत को लगभग 4% मिलता है, चीन को 6 और 7% मिलता है, और अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते, यूरोप के देश पहुंचते पहुंचते मात्र 19 देशों का जो हिस्सा है वहां प्रतिनिधित्व में, वो 95% है। पूरे अफ्रीका में 54 देश हैं जिनको 1% वोटिंग राइट है, वोट देने का अधिकार है वर्ल्ड बैंक में। वो अफ्रीका का कोई देश उसकी मीटिंग में नहीं पहुंचता, लेकिन पूरे अफ्रीका को डेवलप करने का ठेकेदारी किसके पास है? वर्ल्ड बैंक के पास। यानी हम क्या लेने जा रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन वो देने वाले को पता है कि वो क्या हमको देगा। यही चीज आईएमएफ के साथ, आईएमएफ भी ऐसे ही चलता है, उसमें प्रतिनिधित्व मिलता है उनको जिनकी अर्थव्यवस्था में अधिक हिस्सा है, लेकिन जिनका अधिक हिस्सा है वो आईएमएफ के पास कभी जाते नहीं, जाते हैं गरीब देश जिनको उनसे पैसा मिलता नहीं। ये भी छोटी बात है, बड़ी बात मैं बताऊंगा तो आप और दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये दोनों संस्थाएं बन रही थी तो अमेरिका और यूरोप में जो जीते हुए थे विश्व युद्ध के लोग, उन्होंने आपस में बैठक की। उन्होंने कहा, उसका नाम दिया जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, यानी कि शिष्ट लोगों का एक समझौता। वो समझौता क्या है? अमेरिका ने कहा कि हम वर्ल्ड बैंक ले लेते हैं, तुम आईएमएफ ले लो। और ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की एक भी धारा, एक भी प्रावधान आज तक नहीं टूटा है, बाकी सब टूट गए।
किसी भी गरीब देश का कोई व्यक्ति आज तक उस कुर्सी पर नहीं बैठा है। आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो आपकी मदद करेंगे, ये संस्थाएं मदद करेंगी? तो पहली बात तो यह है कि ये संस्थाएं आपके लिए बनाई नहीं गई थी। दूसरी बात, जब बन भी गई तो आपकी सेवा के लिए है नहीं, इसलिए हम इनसे क्या अपेक्षा करें? तो मेरा प्रश्न दूसरा यह उठता है कि जो संस्थाएं आज हैं उनकी कितनी उपादेयता है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर दिया। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि इसका विकल्प क्या होगा? और रविशंकर जी ने लिखा है चुनौतियां, संभावनाएं और चुनौतियां। तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं? तो चुनौतियों पर मैं चाहूंगा कि सारे वक्ता प्रकाश डालेंगे। मुझे जो कहना है वो यह है, भारत को लेकर के मुझे ज्यादा कहना है, क्योंकि हमारे देश ने जो तरक्की की, प्रगति की है अभी तक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति है। जिस तरह की परिस्थिति हमारी थी, क्योंकि मेरा मानना है अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कि आज तक जिनको आप विकसित देश कहते हैं, उन्होंने उपनिवेशों को लूट कर विकास किया है। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है समृद्धि का, जिसको आप दक्षिण पूर्व एशिया के देश मानते हैं जहां थोड़ी बहुत समृद्धि आई है। उसका एक कारण, जो प्रधान कारण है, वो है सीधे सीधे अमेरिका का पिछलग्गू हो जाना, उनकी टेक्नोलॉजी ले लेना, उनकी बात सुनना। क्योंकि शीत युद्ध में जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी तो इन्होंने अमेरिका को पकड़ लिया, इससे वो थोड़ी समृद्धि आई है। तीसरा कोई उदाहरण दुनिया में अगर है तो वो भारत है, जो अपने बलबूते, बिना किसी का पिछलग्गू बने हुए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ा है। कि संसार में जितने देश प्रगति करते जा रहे हैं, उनके पीछे आप ध्यान देकर देखिए उन राष्ट्रों का स्वरूप क्या है। वो आमतौर पे एक संप्रदाय वहां पर रहता है जिसका बहुमत होता है। जापान और स्पेन का मैं विशेष तौर से उदाहरण देना चाहूंगा। जापान में ईसाई गए, उनको मार दिया गया, ईसाई को खत्म कर दिया गया, ईसाई विहीन राष्ट्र बना दिया गया जापान। मुसलमानों का वहां जाना बहुत कठिन है। तो जापान की प्रगति जो है इसलिए आसान हुई कि एक संप्रदाय के लोग होना। स्पेन में तब इस्लाम गया जब हमारे देश में भी आया सिंध पर और स्पेन पर एक साथ आक्रमण होता है। लेकिन 700 वर्ष बाद स्पेन ने चुन चुन करके सारे मुसलमानों को मार दिया या भगा दिया। और स्पेन भी आज एक विकसित देश है, OECD का मेंबर है और जापान भी मेंबर है। तो मेरा मानना यह है कि उन देशों में जब आप आर्थिक प्रगति देखते हैं तो आसान होता है कहीं जहां एक संप्रदाय, एक समुदाय, एक तरह के लोग होते हैं। $1 का मूल्य आज यदि बाजार में $75-80 है तो क्या यह सही है? दूसरा जो इसका कुछ अर्थशास्त्रियों ने मिलकर बनाया है, उसको बोलते हैं रुपए की या हमारी मुद्रा की क्रय क्षमता, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं PPP मॉडल, परचेजिंग पावर पैरिटी। तात्पर्य यह है कि हमारा 1 लाख रुपया या 100 रुपया कितने डॉलर के बराबर होता है। यानी भारत में हम यदि एक सुखी जीवन जी रहे हैं 1 लाख रुपए में, और मेरा कोई भाई है अमेरिका में जो उसके लिए $10,000 में उतना खरीद पाता है या उतनी सुविधाएं जुटा पाता है, तो $10,000 1 लाख रुपए के बराबर होगा। इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। यदि आप इसकी गणना आप लें तो भारत का जो आकार है अर्थव्यवस्था का, वो लगभग 9 ट्रिलियन, 9 खरब डॉलर हो जाता है। और मैं मानता हूं यही सही आकार है, क्योंकि हमारा रुपया कितना खरीदता है हमसे उसी का मतलब, आप कितना आंकते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन हमने आधार उनको दे दिया तय करने का कि हमारा आकार कैसा है, कितना बड़ा है। तो पहली तो जो मेरी आपत्ति है कि जो पश्चिमी चिंतन प्रणाली है, पश्चिमी जो गणना की शैली है, उनको उन शैलियों को चुनौती दी जाए। इसके बाद किसको विकसित राष्ट्र कहते हैं, किसको विकासशील कहते हैं, किसको अविकसित कहते हैं, आप कौन होते हैं भाई तय करने वाले? समृद्धि क्या होती है, इसकी परिभाषा हमें बतानी पड़ेगी। सरकार के तमाम अधिकारी, चाहे मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, चाहे मैं डिप्लोमेट्स की बात करूं, चाहे आम व्यापारी की बात करूं, आम शिक्षाविद की बात करूं, प्रबुद्ध वर्ग की बात करूं, और सबसे बड़ा जो हमारे पास युवा शक्ति है, इसको लेके हम विश्व में कहाँ अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो जहां विनाश आता है वो विनाश अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। कोरोना एक ऐसा विनाश आया है पूरे विश्व में
जहां पूरा विश्व एक थ्रेट परसेप्शन के अंदर है और हमारे पास एक मौका है कि हम आपस में जुड़े। बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन रखा और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए, हमारी चीजों को कुचलने के लिए चाइना बहुत एग्रेसिव तरीके से विश्व में काम कर रहा है और विश्व को वो लगभग जकड़ चुका है, जिसकी छटपटाहट पूरे विश्व में दिख रही है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक, हर कोई चाहता है और वो एक अल्टरनेटिव के रूप में कोरोना के बाद भारत को देख रहा है। तो उस समय 2001 में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई। 9/11 हुआ, सितंबर 11, कि जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया। तो आतंकवाद को लोगों ने बड़े तरीके से देखा कि किस तरह से चीजों को इफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। उसी तरह 11 दिसंबर को WTO में चाइना का प्रवेश हुआ। यह बहुत बड़ा माइलस्टोन था चाइना के लिए, क्योंकि 2007 से 9 के बीच में जब विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई, सबसे बड़ी उस मंदी के दौरान चाइना ने कैसा रोल प्ले किया, जहां पूरा विश्व चाइना को एक पश्चिम की वर्कशॉप के रूप में देख रहा था। कई माइलस्टोन चाइना ने अचीव किया और चाइना का दो इतिहास रहा है, 2001 से पहले का और 2001 के बाद का। 2001 के बाद की मैं बात करूं कि जो सस्ते उत्पादन प्लास्टिक का करता था चाइना, हर चीज में उसकी पैठ है, उसकी पहुंच है और अपने वर्ल्ड WTO को यूज करके उसने बड़े इफेक्टिव तरीके से अपने आप को स्थापित कर लिया है। अब कोरोना महामारी में उसका नाम आता है, बायोलॉजिकल वार के जोन में हम सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उस कंडीशन में उसने अपने आप को इतना मजबूर किया है। पिछले 20 साल 21 साल में 97 का डेटा है कि जहां चाइना में राष्ट्रीय राजमार्ग 47,000 किलोमीटर थे, सिर्फ 4700 किलोमीटर थे। आज 2020 का डेटा है कि 1,61,000 किलोमीटर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, सिर्फ रास्ते के माध्यम से। पोर्ट की बात करूं, दूसरी चीजों की बात करूं तो वो एक अलग विषय है। दूसरा और एग्जाम्पल है विश्व के इतिहास में, करंट इतिहास में देखें, दुबई, UAE, कि UAE ने पिछले 30 सालों में कैसे डेवलप किया है। जहां 30 साल पहले सिर्फ वो मोतियों का व्यापार किया करते थे, आज दोबारा कोरोना के बाद वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहा है और अपने आप को एक विश्व की केंद्रीय और आर्थिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पूरी इकोनॉमी दो साल में, पिछले 2020 में, 2021 में, जहां बिल्कुल डाउनवर्ड रही है, दुबई बहुत जबरदस्त तरीके से उभर के आया है और उसके पीछे उसका कमिटमेंट रहा है। 2005-6 की हम बात करें, जब वो एक लेके आया था कि भी हमें विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनानी है, हमें दुबई मॉल बनाना है, हमें दुबई मेट्रो चालू करनी है। लोग समझते थे रेगिस्तान में यहाँ कहाँ कैसे संभव होगा, और आर्थिक मंदी आई 2007-9 में, उसके बाद वो कमिटमेंट में पूरा रहा। और उसके बाद अभी जब एक्सपो की बात की, उसने डिक्लेयर किया, कोविड आ गया और उस चीज को दोबारा वो स्थापित करने में पूरक रहे हैं। वो पूरे आपके खानदान का चित्र बता देंगे, आपके दादा कौन रहे, परदादा कौन रहे, उनके दादा कौन रहे। यह इतिहास कहीं पूरे विश्व में मौजूद नहीं है, यह इतिहास सिर्फ भारत में मौजूद है। और इस मौजूदा चीज को तकनीक के माध्यम से, जहां हमारे काफी लोग IT के माध्यम से बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और सरकार का पूरा फोकस है, जहां चीजें बहुत इजी हो गई है और हमने देखा है इस तरीके से हम कैसे काम कर रहे हैं तकनीक के माध्यम से। बैंकिंग सिस्टम में जहां हमें क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और अब तो बिना ATM में जाए हुए और बिना चीजों में जाए हुए मोबाइल के द्वारा हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये अगर हम अपनी पद्धति को हर जगह लागू कर देंगे, शिक्षा की चीजें से, क्योंकि कोविड ने हमें सिखाया डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, काफी सेमिनार रविशंकर जी ने किए और विश्व के लोगों ने आके बोला इस पटल के माध्यम से कि हाँ, हम भारत से जुड़े हुए हैं, ये चीज हमसे जुड़ी हुई है। ये कैसे संभव हो पाई? फिजिकल फॉर्म में आप नहीं कर सकते थे, तो कोरोना एक मौका दे रहा है हमें वर्चुअल वर्ल्ड में काम करने का, तकनीक को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज करने का। और पहले हम सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन यूज करते थे, समय दोबारा आ गया है फर्स्ट लाइन यूज करने का। आज गूगल की बात करें, आज बाकी किसी आप ट्विटर की बात करें, सबके CEO इंडियंस और बड़ी संख्या में इंडियंस काम कर रहे हैं। वो तकनीक वहां इस्तेमाल करते हैं, वो तकनीक हमारे यहाँ 10 साल बाद आती है। क्यों? हमारे पास क्या ऐसी दिक्कत है कि हम उस चीज को नहीं कर पाते? तो एक दिक्कत है, चुनौती है, जो डॉक्टर शैलेंद्र कह रहे थे, टू मच डेमोक्रेसी। हम क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है। छोटी सी चीज के लिए हम सेंट्रलाइज अप्रोच में नहीं कर सकते। चाइना का एग्जांपल मैंने दिया, बहुत समझ के दिया है कि चाइना में एक चीज और है, जो बैकएंड में कम्युनिस्ट होते हुए, एक ऑटोक्रेसी होते हुए, वो इतनी ज्यादा चीजों को ले गए और अपने आप को पॉवर्टी से ले पाए। एक डेटा था मेरे पास कि अगर पॉवर्टी की बात करें तो इन्होंने एक समय के बाद, जहां 50 करोड़ लोग उनके यहाँ 2000 के आसपास पॉवर्टी रेखा के नीचे थे, आज वो संख्या 0 है। क्योंकि सरकार ने समानता के माध्यम से, एक प्रॉपर तरीके से माध्यम से हमने किया है। टू मच डेमोक्रेसी में क्यों कह रहा हूँ? टू मच डेमोक्रेसी है कि सिर्फ वोट लेने के लिए विश्व के पुरोधा रहे, जो अभी चला रहे हैं पूरे विश्व को,
और जो दावा कर रहे हैं कि उनके हिसाब से ही सारी चीजें होंगी, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पे, WTO के नाम पे, व्यापार के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे, किसी भी नाम पे जिन्होंने लीड करने की कोशिश की है, वो कैलकुलेशन करने में फेल रहे हैं। और हम अपनी परंपरा के माध्यम से, अपनी सभ्यता के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से हम खड़े हैं, डटे हैं और पूरे विश्व को दोबारा हम दशा और दिशा देने की तरफ हम खड़े हैं। काफी विनाश हुए हमारे साथ, और जो अभी डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। तो 4-5 माइलस्टोन रहे इतिहास में, मैं उसको बड़े बेसिक तरीके से पेश करूंगा। एक रहे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अपने हिसाब से खोज की और वेस्टर्न वर्ल्ड को बढ़ाया, और जहां जहां सभ्यताएं थी, चाहे वो इंडियन तरफ नहीं हो, चाहे बाकी दूसरे तरीके नहीं हो, नॉर्थ अमेरिका तरफ, लैटिन अमेरिका तरफ चीजें रही हो, उन्होंने सभ्यताओं को रूम किया और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। आज जब बात करते हैं कंप्यूटर की, जो वैश्विक क्रांति हुई, उसके बाद पूरी चीजें बदल गई, तो उसमें हमने हार्डवेयर में काफी कम काम किया, सॉफ्टवेयर में काफी काम किया और डिपेंडेंसी बढ़ाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, एक्सपोर्ट कम किया, एक्सपोर्ट बढ़ाया। समय बदल रहा है, जहां कोविड के दौर में ही है, और कोविड अभी भी बायोलॉजिकल वार की जोन में है। हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या स्थिति होगी, किस स्थिति में होगी, लेकिन जहां हमें चीजों को रियून किया गया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, और रविशंकर जी के संकलन में डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि किस तरह से हमारे इतिहास को, हमारी बेसिक चीजों को, हमारी नर्वस सिस्टम को डैमेज किया गया शिक्षा के माध्यम से। वही शिक्षा थी, वही एक सामाजिक परिदृश्य था कि सफाई, सच्चाई, एक आपस में हमारा ग्रामीण परिवेश, उस इम्यूनिटी हमारी, आज इम्यूनिटी ओमिक्रॉन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उस इम्यूनिटी के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। दूसरा शिक्षा के माध्यम से, जहां मेडिकल इंग्लिश साइंस में एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, वहां तो हमने काम किया ही है, पूरी विश्व को सप्लाई दी, और रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से हम टीका लेके आए। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन, जहां मैं आयुर्वेद की बात करूंगा, जहां मैं ईरानी की बात करूंगा, और सबको हमने संरक्षण दिया है। विश्व की संस्थाएं, सभ्यताएं खत्म नहीं है, लेकिन हमारे परिवेश में हमने उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया है। फारसी हो, ईरानी हो, सब हमारे यहाँ मौजूद है। अब सबसे बड़ा जो एक प्रश्न आता है कि हम जहां पूरा ग्लोबलाइजेशन अपने आप में थ्रेट में है, हमारा रोल क्या होगा? तो हमारा रोल टेक्निक के माध्यम से, बिकॉज क्या है, हमारा जो इतिहास है वो जोड़ने का रहा है, तोड़ने का कभी नहीं रहा है। जो हमारी सनातनी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ पूरा ग्लोबलाइजेशन जो इनका कंसेप्ट अपने आप में एक थ्रेट में है, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, और उसके सबसे बड़े पुरोधा है, चूंकि हमने टैलेंट पूल को अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, उसका पेनिट्रेट किया। संस्कृति की सारस्वत साधना की परंपरा में सम्मिलित सभे गण, सभा की परम अधिष्ठात्री, हमारी अध्यक्षा, विद्वतगण और भ्रातृवत मोदी जी, कोरोना का संकट जल विभाजक रेखा है या नहीं? तो सबसे पहले हम लोग एक बिंदु तक पहुंचे, एक महत बिंदु तक, जो ये स्पष्ट करता है कि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि क्या है। ये प्रथम सोपान है। भारत भूमि क्या है और भारत चित्त, भारत चेतना, भारत चैतन्य, भारत भाव, भारत मानस, भारत हृदय का विस्तार कितना बड़ा है। और जब तक हम इस भारत भाव के विस्तार को नहीं समझते और विश्व को समझाने में सफल नहीं थे, अर्थव्यवस्था का कोई सौमनस्यपूर्ण वैश्विक तंत्र जन्म नहीं ले सकता। सा नो भूमि, वह भूमि किस रूप में देखती है? भारत के लोग देखते हैं हिरण्यस्येव संदृशी। हमारे ऋषियों ने भारत भूमि को कैसे देखा है, और इस पर एक अलग से विराट संगोष्ठी हो सकती है, इसकी आवश्यकता है। प्रचोरयत हिरण्यस्येव संदृशी, हम अपनी भूमि को हिरण्यमयी धरती के रूप में देखते हैं।
क्यों देखते हैं? तो वो कहते हैं गृभी सर्व औषधि नाम। धरती पर कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां की वात तापिक संस्कृति है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वात तापिक। और वात क्या है? अरेणवः वात। अरेणवः वात, जिस वात में प्रदूषण रेणु हो ही नहीं, वह वात है। और जिस धरती को सूर्यमंडल की मध्य किरणें आकर मध्य भूमि बनाती हो, दिनकर जी कहते हैं ना, विश्व के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज नहीं क्या तू है। वह त्रिभुज और उस त्रिभुज का मध्य बिंदु जो भारत है, जो उज्जैन है, जो उज्जैनी नगरी है, जहां इस सूर्य की किरण का आपतन, उसका प्ररोहन, परावर्तन अंगिरा और सावित्री विद्याओं को जन्म देगा, जहां के लोग औषध जनन के विज्ञान को समझते हैं कि वनस्पति औषध तत्व को कैसे धारण करती है। आज पूरे विश्व में चर्चा है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है, इसको धारण। तो भारत ने तो ये पहले ही कहा, विश्वस्नाम भारतम औषधि नाम, भारत प्रत्यक्ष औषधि है। विश्व तब तक, औषधि का मतलब क्या है? प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। तो भारत रूपी औषधि को जब तक पियोगे नहीं, भारत रूपी विचार भी है उसमें, मानस भी है, चित्त भी है, हृदय भी है। केवल भारत की वो प्रत्यक्ष दिखने वाली पार्थिव वानस्पतिक औषधियां नहीं है, जो अरण्यानी के सूत्र से बहुत परम विस्तार पाई और चरक अर्थात चलने वालों की विद्या और सुश्रुत यानी सुंदरता पूर्वक सुने गए ऋषि विद्या को बयातुल हिकमा में भी स्थापित करने का कार्य भारत ने किया। वो सारी अरब की औषधशाला में सरक का नाम है, वह भारतीय चरक है। द्वीप का नाम सप्तद्वीप वसुमती, 7 द्वीपों की वसुमती है ये धरती है। और कहां किस औषध की प्रधानता है, हमने उस आधार पर उसका नामकरण किया। क्रौंच द्वीप, क्रौंच वनस्पति है। सालमली द्वीप, सालमली वनस्पति है। मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे जरूरी है विश्व को समझाना, कि विश्व को समझने की भारत दृष्टि क्या है। कृणवंतो विश्वमार्यम, हम गोरे रंग का विस्तार नहीं चाहते हैं, हम सभ्य संस्कृति का विस्तार चाहते हैं। क्योंकि ये उद्घोषणा है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। एक स्त्री के संबोधन में एक प्रश्न पैदा होता है, अरे यह समझो कि हम प्रथम संस्कृति, ये गौरव भाव ये यजुर्वेद में आ चुका है, ये पूजा के ऋत्विक के मंत्र में शामिल हो चुका है, ये संहिता का मंत्र है। और अपनी स्त्री प्रजाति को समझाते कह रहा है, ओ पवमाना पुंसमाना। आजकल एक लड़की कोई IAS है, टुटपुंजिया किताब पढ़ के उसने कहा कि कन्यादान का मैं विरोधी हूं। उसको मालूम ही नहीं सूर्या के विदाई के समय क्या कहा जा रहा है, ये ज्ञानमती ऐ विश्व की धीमती, जो ज्ञान तुमने पितृकुल से प्राप्त किया है वह पति को दान देना, इसलिए मैं तेरा दान कर रहा हूं। ये वस्तुदान नहीं है, यह वस्तुदान नहीं है। पिता कहता है तू ध्रुलोक की समस्त विद्याओं को ग्रहण करने वाली स्त्री है, तेरे कुंडल अग्नि और सोम के बने हुए, मैं इस अग्नि और सोम की विद्या को, अग्नि सोमात्मकम जगत को दान कर रहा हूं। ये पिता कह रहा है। और प्रगतिशील है इसलिए गांव धन है और धन का स्रोत है। हमने पूरी इस परिचक्र में है ना, भारत कहा गया है कि श्रम की बड़ी प्रधानता है। तो परिवृतः श्रमः परिश्रम,
परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो, सब श्रम का एक परिवृत्त बनाओ, केवल अपने मत काम करो, अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व करो, तो उसका एक परिवृत्त खड़ा होगा, तब वो परिश्रम होगा। और आशम्मनात् परिश्रम आश्रम, अपने देश में परिश्रम कैसे खड़ा किया जाए, इसके लिए एक आश्रमिक व्यवस्था को जन्म दो, उस आश्रम की व्यवस्था में विश्वास करो, क्योंकि आप बूढ़े व्यक्ति को लेबर बना देंगे, केवल श्रमिक बना देंगे, तो ये मानवीय हानि है, ये अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, एक सुखद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। तो हमें भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के तत्व को देखना पड़ेगा कि जहां कामंदक कहता है जन कल्याणार्थे अभ्युत्थानार्थे, व्यक्ति और व्यक्ति का जिसमें अभ्युत्थान निहित है। गांधी जी को भी भारत की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो अत्यधिक प्रिय थी, तो उसका कारण यही था कि मानव श्रम का शोषण तो होता है, मानव मन का शोषण नहीं। कि चाइना के लिए चुनौती यह है कि इसमें 1 लाख अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पे प्रभुत्व होगा। आप चाइना को भारत के संदर्भ में पढ़ो, वो किसको खतरा मानता है? आपने दुनिया में 2 चीज चाइना को दे दी, यही उसकी ताकत बनी। एक, आपने कागज बनाया और उसको दे दिया, और आप कागज को भूल गए 2 कारणों से। एक कि कागज स्थायी नहीं होता है, आर्द्रता को एब्जॉर्ब कर लेता और नष्ट हो जाता है, और आप जो विज्ञान दुनिया के समक्ष देना चाहते थे उसको आप शाश्वत बनाना चाहते थे, इसलिए आपने कहा कि हमारी पांडुलिपियां ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखी जाएंगी, तुलापट्ट पर लिखी जाएंगी। एक तो कागज दे दिया, फिर दुनिया के इस देश के पास 7.5 लाख सिंबल थे, और ध्वनि के शाश्वतता और अक्षर के निष्कल निरंतरता का ज्ञान भी इसको नहीं था, वरना 7.5 लाख सिंबल थोड़ी, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो जो भारतीय आचार्य वहां पहुंचे चाइना में, तिब्बत में जो हमारा त्रिविष्टप है, तो उन्होंने क्या देखा कि इनको अक्षर बोध सिखाने में भारी परिश्रम है, इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। तो भारत में छापने की प्रणाली थी, उन्होंने कहा कि चित्रलिपि है, हमारे यहाँ काष्ठ में वो सील्स बनाए जाते थे, उससे कपड़े की छपाई होती थी। ये जो सब नालंदा वाले गए, उन्होंने उसको दिखाया कि इसको पत्थर में बनाओ, स्टोन में बनाओ। इसके चाइनीज के पास खुद रेफरेंस, जिसको लिथो प्रिंट आप कहते हैं। कहा आप कहेंगे भारत में इसको क्यों नहीं प्रचलित किया? उसको कहा कि कहां जाना है, तो उसने कहा इंडिया। कहा कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो ये भोजन भी करो और भारत में कालीकट पहुंचो। और ये सारे जो दुनिया के नाविक आते थे, ये सब ट्रावनकोर और मालाबार के राजा के आगे ऐसे जोड़ के हाथ खड़े होते थे और धरती पर लेटे हुए। ये सी पायरेट्स जो व्यापारिक लूट करते थे, आप गंभीरता से इतिहास पढ़ेंगे तो अरबों का राजा दाहिर से जो युद्ध हुआ, उसका गंभीर कारण था अरब लुटेरा और लुटेरों द्वारा भारत के नाविकों को लूट लेना, और 4 बार दाहिर उसमें विजित थे। उस माक्षिक गणों के देश में भी बोइत शब्द है, बोट शब्द एक दुनिया में बना है। यह हमारे दक्षिणात्य भाषा का शब्द है। जहां भारत की नौका पहुंची, वह देश व्यापार में समृद्ध हुआ है। नौवाहन से ही नेविगेशन शब्द बना है, और व्यापार कैसे होने चाहिए, इसके सबसे महान प्रमाण मेसोपोटामियाई साहित्य ने जन्म लिया कि मेलुहा से आने वाले जो व्यापारिक जो जहाजें पानी की, टू चेक द नेफेरियस एक्ट्स ऑफ चाइना, नेफेरियस एक्ट्स ऑफ चाइना, भारत को रोकना होगा चाइना के घृणित कार्य और उसके दृष्टिकोण को, चाइना के दृष्टिकोण को रोकना पड़ेगा। नेहरू ने कहा पंचशील और तटस्थता। इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री ने कहा 2 भारतीयों ने चीन के लिए 2 महत्वपूर्ण दृष्टि दी। एक नेहरू उनका प्रधानमंत्री, जिसने कहा हम तटस्थ रहेंगे,
और भ्रातृत्ववाद के नाम पर जिएंगे। लेकिन कहा एक दूसरा प्रमुख भारतीय जिसका नाम अरविंद घोष है, वो कहता है कि चाइना को उसके घृणित हस्तक्षेप की नीति को रोको, चाहे जिस प्रकार रोकना है। चाइना कैसे तबाह करेगा और चाइना के विरुद्ध हमारी शक्ति क्या है, वो हमारे अग्रज मेजर सरोज त्रिपाठी कभी विस्तार से कहेंगे। लेकिन चाइना की सबसे बड़ी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी दो होड़ है। एक वो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी तक रास्ता कैसे निकाल ले, और दूसरा अरब सागर तक कैसे रास्ता निकाल ले, और भारत में वह कितना अधिक उथल पुथल पैदा कर सकता है। ये विचारणीय तथ्य है। आपकी 7 प्रमुख नदियों सप्त प्रवाहनी त्रिपृष्ठ छत्रे, ये क्या भारत का है। आज उस 7 नदियों पर डैम बनाने की राजनीति चाइना की है। जो अरविंदो ने कहा था कि दुनिया के किसी एक देश को यदि आपको रोकना होगा तो उन्होंने कभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। ये याद रखिए। आप नेहरू की दृष्टि का भारत चाहते हैं या योगेश्वर अरविंद की दृष्टि का भारत चाहते हैं, ये देखना होगा। और इस 7 सतत प्रवाहिनी नदियों के जल को बांधने का कार्य इस चाइना ने शुरू किया है। हमें सचेत होने की, भैया हमारे पढ़ाते रहते हैं सरोज त्रिपाठी जी की, आगे का युद्ध जल युद्ध होगा, जल के कारण। तो हमें वो मार्ग देखने होंगे हिंद महासागर में कि हम चाइना को कैसे रोक सकते हैं। जलम यस्य बलम तस्य। अभी भारत की सरकार ने दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य एक दिशा में बढ़ाए हैं। वो जल नीति भी है और विदेश नीति भी है, और 2 चीजों की खोज करनी पड़ेगी। भारतवंशी उपनिवेशवाद का शिकार होकर दुनिया के जिन जिन देशों में है, वो देश क्या है? आत्मसंयुक्त प्रदेश है। मॉरिशस हमारा आत्मसंयुक्त देश है, उसके आत्मा का पृथक्करण नहीं हो सकता है। ट्रिनिडाड और टोबैगो में भारतवंशी है, उसकी भारत चेतना को आपको जगाना होगा। कितने लाख क्षेत्र बड़ा है मॉरिशस का, समुद्र का क्षेत्र, छोटा सा देश सेशल्स। और हमने अपने नीतिगत फैसले से सेना, जल सेना, वायुसेना और समुद्री अनुसंधान, जो कालांतर के विश्व के लिए अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। औषधियां भी उस समुद्र तल से आएंगी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, यस पयस्विनी धरती का जो वक्ष है वह पर्वत है। पूर्ण बात कही कि आई एम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, क्योंकि गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं इस बिंदु को समझा कि श्रम के लिए एक विचित्र हमारे जीवन में आस्था रही है। हम श्रम प्रधान संस्कृति के लोग हैं। होयसल मंदिर में एक अभिलेख है, ये बड़ा सुंदर अभिलेख है, बहुत सुरम्य अभिलेख है, मन को रमण करा देने वाला है। एक वृद्ध शिल्पी अपने पोते को कह रहा है, न जाने कितने वर्षों से शिल्प साधना में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा पितृकुल लगा रहा है। और जानते हो ये कला में वैशिष्ट कैसे आता है? जब यह पितृ जात सिद्ध हो जाए, पिता ही पुत्र को बताए, और फिर वही पुत्र जब पिता बन जाए और फिर अपने पुत्र को बनाए, तो यह शिल्प शाश्वत शिल्प बन जाता है। यही शिल्प मनुष्य और मानव जाति के उत्थान का कारक बनता है, और इस शिल्प का वाहक ही शूद्र है। शूद्र शिल्पोद्धारक, शूद्र ही शिल्प का उद्धार करता है। तुम गर्व करो कि तुम एक प्रस्तर शिल्पी हो, और कालांतर के महान मंदिरों की जिसकी आप बात कर रहे थे निर्माण करोगे। भारत दृष्टि को देखिए, भारतवंशी, भारतवासी, भारतमन, इससे विश्व को जोड़िए। परसों एक गुरुजी मिले, उन्होंने कहा कि रशिया पहला राष्ट्र होगा जो पूरा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अरे भाई मेरे रोम हर्षण, एक होता है लोम हर्षण, मेरा रोम हर्षण हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कहे कि आप 5000 युवक दे दो भारतीय,
और सिर्फ उनके साथ एक टैग लगा हो कि वो हिंदू है। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहा कि 5000 बहुत पढ़ी लिखी रूस में लड़कियां हैं और तुरंत उनसे विवाह केवल इस नाम से करेगी कि यह जब पति होगा तो दमनकारक नहीं होगा। ये रसिया के लंपटों से श्रेष्ठतर मांगा। हम धर्म बदलने के लिए तैयार हैं। वहां के डॉक्टर्स लिख देते हैं कि जाके भरतनाट्यम सीखो, ये मानव मन का परिष्कार करेगा। तो हम विश्व के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे थे? कौंडिन्य भी जब दक्षिण पूर्व एशिया में गए तो उन्होंने छत्र बल का परिचय नहीं दिया है। आइडियोलॉजिकल कल्चरल एम्पायर खड़ा किया है, जो कुमार स्वामी ने कहा इंडिया डिनोट्स टू ए नेम एन एंटिटी दैट इज बेसिकली ए वर्ड that must be explained in ideological cultural environment. भारत चेतना से संपृक्त है। 4.5 करोड़ दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे लोग हैं जो अपने को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर नहीं करते। वो कहीं सैंडन कहते हैं, वो जापानी लोग भी सिंधो कहते हैं। सिंधु की उपत्यका में पैदा हुआ धर्म जो शाश्वत प्रकृति से जोड़ता वही सिंधो है। वो भेद बदल रहे हैं, कहना नहीं चाहते हैं। तान ताओ फिलॉसफी के में चित्त के दर्शन को बदलना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं वेस्ट से कि ये ताओ फिजिक्स है। अरे वो फिजिक्स है क्या? उसकी भावभूमि वेदांत की है। तो हमें चाइना की बात जरूर करनी होगी और उसके बाद मैं विराम दूंगा। कारण में बताया था कि यह एक श्रृंखला है, हम लोग एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि इस विषय पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। अलग अलग विषयों को हमने चुना है, जैसे कि एक वैश्विक व्यवस्था, मतलब वैश्विक व्यवस्था से हमारा अभिप्राय क्या है। तो क्या विश्व में, जैसे आज यूरोप कहता है कि हमने एक वैश्विक व्यवस्था दुनिया में बनाई, पहले नहीं थी। वास्को डी गामा के आने से पहले विश्व में कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन क्या इतिहास ऐसा सच मानता है? तो इतिहास ऐसा नहीं मानता है। यूरोपीय विद्वान भी अब ये लिखने लगे हैं, उनकी बहुत फेमस बुक है 5000 वर्ल्ड एक्यूमुलेशन 500 ईयर्स और 5000 ईयर्स, ये पुस्तक है। तो वो मानने लगे हैं कि 5000 साल की एक वैश्विक व्यवस्था थी और जैसा कि अभी हमने उद्बोधनों में सुना, भारत केंद्र में था, भारत उसकी मुख्य धुरी था। तो अब 5000 साल की वैश्विक व्यवस्था क्या थी, ये पहला सेक्शन है, पहला ये भाग है जिस पर हमको शोध परक प्रमाण के साथ उसको प्रस्तुत करना है। यह एक पहला डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा भाग है कि यदि भारत के इसके हिस्टोरिकल क्लेम्स क्या हैं, जैसा आज भी आनंद जी बता रहे थे कि पूरे विश्व में भारत किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से हर प्रकार से वो प्रभुत्व भारत का था। और उसका तीसरा भाग है कि भारत की शक्तियां क्या है, जिनकी चर्चा अलग अलग सभी वक्ताओं ने की। डॉक्टर शैलेंद्र जी ने कहा, आनंद जी ने कहा, अपने प्रकाश जी ने कहा, आभास जी ने बताया और अंत में अपने जो कार्यक्रम के अध्यक्षा हैं प्रोफेसर पंकज मित्तल जी ने भी शिक्षा के मामले में उसको बताया कि हमारी ताकत क्या है। तो ऐसी बहुत सारी ताकत भारत की है, आज हम उनको पहचानते नहीं हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, बाकी मैं सारा यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं केवल धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक ताकत जो भारत की है, विश्व में कहीं भी आप पूरा इतिहास उठाकर देखिए, एक प्रॉपर स्टेट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। 5000 साल का इतिहास उठाइए, एक अच्छा स्टेट सिस्टम जिसका रिटर्न भी कुछ हो, जिसका व्यावहारिक उपयोग भी नहीं मिलेगा, भारत में मिलेगा। पूरे यूरोप में राजा के नाम पर, राजा ऐसे बहुत हुए, बहुत सारे किंग्स हुए, बहुत नाम मिलेंगे, लेकिन जो भारत में कल्पना है राजा की, राजा क्या है? विष्णु है। राजा क्या है? वो पालक है। वो अवधारणा वहां मिसिंग है, वहां है ही नहीं। स्टेट क्राफ्टशिप नहीं है, शासन चलाने की विधा नहीं है, वहां नहीं है, मिसिंग है। ये भारत में एक लंबी परंपरा है। महाभारत कहता है न राज्यम न वैराजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्रथम सतयुग नहीं, ये आज का सतयुग नहीं। प्रथम सतयुग 1,96,08,53,000 साल पहले स्वयंभू मनु का प्रथम सतयुग, तब से लेकर जो परंपरा हम लेकर आए, ये भारत की ताकत है। हम विश्व को बता सकते हैं ये स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की एक समिट कर रहा है अमेरिका और चीन उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि चीन और रूस का नाम नहीं है उसमें।
चीन के विरोध को हम बाहर रख दें तो भी भारत को यह विषय तो कहना ही चाहिए कि प्रजातंत्र तुम क्या बताओगे, प्रजातंत्र तो हम बताएंगे क्या होता है। प्रजातंत्र के सबसे बड़े वारिस हम हैं। ये जो भारत की ताकतें क्या है, ये तीसरा सेक्शन है। और अंत में वो जो चुनौतियों की बात है कि क्या चुनौतियां भारत के सामने, उसकी भी चर्चा काफी गंभीर से आई है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आभास जी का, वो बेंगलोर से चलकर आए। कार्यक्रम हमने लगभग आधा घंटा विलंब से हम प्रारंभ कर पाए और मुझे लग रहा था कि हमारे पास समय था, मतलब हम 6 बजे तक बड़े आराम से चला सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक समय से इसे समाप्त कर दिया है। तो जो संघ की परिपाटी है कि हम समय से प्रारंभ करें, समय से समाप्त करें, तो समय से हम प्रारंभ तो नहीं कर पाए, लेकिन समय से हमने समाप्त जरूर किया है। तो समय पर हम चल रहे हैं, इसके लिए हमारे वक्ताओं का आभार, उनका धन्यवाद। यह जो कार्यक्रम है, यह एक कार्यक्रम भर नहीं है, जैसा कि हमारे आज के संचालक, इस कार्यक्रम के संचालक श्री रितेश पाठक जी, उनका परिचय नहीं हुआ। आमतौर पर संचालक का परिचय रह जाता है। तो हमारे जो कार्यक्रम के संचालक है रितेश पाठक जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और विद्यार्थी जीवन से पत्रकारिता उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। वर्तमान में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, हमने समय निकाला, हम यहाँ उपस्थित हुए और बड़ी ही धीरता पूर्वक हम सुनते रहे और बहुत ही मुझे लगता है कि उन्होंने जो सब कुछ यहाँ पर चिंतन मंथन हुआ है उसको आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से वो सहायक होंगे। और जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ लगे, सभ्यता अध्ययन केंद्र के और अन्य भी बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से यह ना सोचा कि भाई ये तो सभ्यता अध्ययन केंद्र का कार्यक्रम है, हमारा क्या भूमिका इसमें, फिर भी वे लोग लगे हमारे साथ खड़े हुए। उन्होंने जो व्यवस्था में सहयोग किया, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिनके नाम में छूट गए, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत लोग सहयोग करते हैं, सबके नाम मुझे स्मरण नहीं रह पाते क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, मनुष्य की क्षमता सीमित है। तो जिनके नाम मैं भूल गया, जिनके बारे में मैं उल्लेख नहीं कर पाया, उन सभी को धन्यवाद, आभार। और इसके साथ यह कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। कोरोना के पश्चात भारत की क्या स्थिति होगी अर्थव्यवस्था के ऊपर, यहाँ पर अभी एक मंच के ऊपर आपने सभी के विचार सुने। आप सभी हिंदुस्तानियों से आह्वान है कि अभी कोरोना के बाद देश को बहुत ज़रूरत है युवाओं की, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करें।